अब अगर पोस्टल मनी ऑर्डर किया है, मतलब मनी ऑर्डर भी तो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मनी को किसी पोस्ट के किसी और मेथड के थ्रू पेमेंट करें। ओके, सो अगर थ्रू पोस्ट हुआ है तो क्या होगी डेट ऑफ पेमेंट? पोस्टल मनी ऑर्डर और बाई एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ रिमिटिंग मनी बाई पोस्ट, चाहे मनी ऑर्डर हो या फिर पोस्ट का कोई और मेथड हो जो ऑथराइज्ड है। ओके, सो डेट ऑफ पेमेंट किसको माना जाएगा? द डेट ऑफ पेमेंट शैल बी रिकॉर्ड एज हैविंग बीन मेड ऑन द डेट ऑन विच द रिसीट फॉर द मनी इज इशूड बाई द पोस्ट ऑफिस। सपोज हम लोग मनी ऑर्डर लेके गए और पोस्ट ऑफिस में लेके गए और पोस्ट ऑफिस ने हम लोगों को रिसीट दे दी कि हमने आपसे आपका मनी ऑर्डर ले लिया है। अब वो कस्टमर के पास कब पहुंचेगा, जिसको पेमेंट करना है उसके पास पैसे कब पहुंचेंगे? वो जब पहुंचे तब पहुंचे। हम लोग मनी ऑर्डर लेके गए, हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस को दिया, पोस्ट ऑफिस ने हमें रिसीट दे दी कि आपका मनी ऑर्डर हम लोगों ने ले लिया है। उस दिन को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। वेर एवर द पेमेंट इज मेड बाई कैश, अगर कैश में पेमेंट हो फिर कौन सी डेट ऑफ पेमेंट होगी? ओके, wherever the payment is made by cash, the date on which the cash is paid shall be recorded as the date of payment। जिस दिन कैश पे कर दिया गया, सिंपल सी बात है, उस दिन को मान लेंगे कि पेमेंट हो गया, डेट ऑफ पेमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द डेट ऑफ पेमेंट व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक शैल बी रिकॉर्ड एज, अगर पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है तो किस डेट को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे? बैंक्स वर्किंग डे नेक्स्ट टू द डेट ऑफ चेक इफ द चेक इज हैंडेड ओवर टू द पेई। जिस दिन चेक साइन किया गया है, ठीक है, जिस दिन चेक साइन किया गया है और पेई को दे दिया गया, मतलब जिसको पेमेंट करना है उसको दे दिया, और जिस दिन चेक साइन हुआ है उससे नेक्स्ट वर्किंग डे को मान लिया जाएगा कि पेमेंट हो गया। सपोज आज की डेट में चेक साइन करके दिया है और जिसको पेमेंट करना था उसको पकड़ा दिया चेक, तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे को मान लिया जाएगा कि पेमेंट हो गया। अब वो जो जिस पेई है वो चाहे चेक को बैंक में सबमिट करे, कैश कराए नहीं कराए, वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस दिन चेक साइन हुआ और उसको दे दिया हम लोगों ने जिसको पेमेंट करना है, तो नेक्स्ट डे मान लेंगे, नेक्स्ट वर्किंग डे पे मान लेंगे कि पेमेंट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? द स्पेसिफिक डेट सुपरस्क्राइब्ड ऑन द चेक, अगर चेक पे कोई स्पेशल डेट लिख दी है कि इस दिन पेमेंट होना है, ओके, सो वो वाली डेट मानी जाएगी डेट ऑफ पेमेंट। अगर डेट कोई नहीं लिखी है, मतलब स्पेशल डेट कुछ नहीं लिखी है कि इस डेट को पेमेंट होना है, तो जिस दिन चेक साइन हुआ है उससे नेक्स्ट डे मान लिया जाएगा पेमेंट हो गया। लेकिन अगर कोई स्पेशल डेट सुपरस्क्राइब कर दी गई है चेक पे, तो वो वाली डेट मानी जाएगी कि पेमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? द डेट ऑन विच द कवर कंटेनिंग द चेक इज पुट इन टू द पोस्ट और द स्पेसिफिक डेट इफ इट बियर्स सुपरस्क्रिप्शन फॉर पेमेंट विच एवर इज लेटर। अगर हम लोगों ने चेक क्या किया है, पेई को नहीं दिया, पोस्ट के थ्रू भेजा, मतलब डायरेक्ट पेई को देने की जगह उसे पोस्ट के थ्रू भेजा, ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, वो मुंबई में रहता है और दिल्ली से चेक पोस्ट के थ्रू उस पर्सन को भेजा गया जिसको पेमेंट करना था, ठीक है, तो जिस दिन वो चेक पोस्ट में दिया गया, जिस दिन वो चेक पोस्ट ऑफिस में दिया गया, क्योंकि चेक हम लोग डायरेक्ट तो देंगे नहीं, उसको किसी कवर में रख के देंगे, किसी एनवेलप में रख के देंगे, ठीक है, सो जिस दिन उस कवर को पोस्ट ऑफिस में दिया गया उस डेट को हम लोग मान लेंगे कि पेमेंट हो गया। या फिर अगर हम लोगों ने उस चेक पे कोई स्पेशल डेट लिख दी है कि इस दिन पेमेंट होना है, तो उस डेट को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। ठीक है, वेयर पेमेंट इज अरेंज्ड बाई मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट टू अ पेई द डेट ऑफ पेमेंट, अगर चेक की जगह बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया गया है उस केस में क्या होगा? द डेट ऑन विच इट इज हैंडेड ओवर टू द पेई or the authorized person of the employee or the specific date superscribed whichever is later। जिस दिन उस ड्राफ्ट को पेई को दे दिया गया, पेई मतलब जिसको पेमेंट करना, मतलब जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, हम लोगों को जिसको पैसे देने हैं, ठीक है, जिस दिन ड्राफ्ट उस पर्सन को दे दिया गया, ओके, या फिर उस ड्राफ्ट पे कोई स्पेसिफिक डेट लिखी है, उस डेट को डेट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। अगर कोई डेट नहीं लिखी है उस ड्राफ्ट पे, तो जिस दिन दे दिया ड्राफ्ट उस दिन पेमेंट मान लिया जाएगा। अगर उस पर कोई स्पेशल डेट लिखी है तो उस स्पेशल डेट पे माना जाएगा कि पेमेंट हुआ है। अगर पोस्ट के थ्रू दिया तो क्या होगा? सो जिस दिन वो जो कवर है जिसमें ड्राफ्ट रख के भेजा गया है, जो एनवेलप है जिसमें ड्राफ्ट रख के पोस्ट से भेजा गया है, तो जिस दिन वो पोस्ट ऑफिस में दिया गया उस डेट को मान लिया जाएगा, या फिर उस ड्राफ्ट में कोई अगर डेट स्पेशल लिखी है तो उस डेट में माना जाएगा। ओके, सो चेक और इसमें ये डिफरेंस है कि चेक क्या होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे पे माना जाता है, लेकिन ये ड्राफ्ट सेम डे पे मान लिया जाता है
की पेमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल 18, क्लेम फॉर पेमेंट। अ गवर्नमेंट ऑफिसर entrusted with the payment of money shall obtain for every claim full and clear particulars of the claim and all necessary information for its proper classification and identification in the account। मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर है, इसे पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपके पास क्लेम आएंगे और आपको उसका पेमेंट करना है। और ये पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, मेन ऑफिस वगैरह सब जगह होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि आप क्लेम को एक्सेप्ट करो, मतलब रिसीव करो और फिर उसको पास करके पेमेंट करो। तो ऐसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जिनको पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि क्लेम आप रिसीव करो, पेमेंट करो, वो लोग क्या करेंगे, वो फुल एंड क्लियर पर्टिकुलर्स, मतलब जो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है क्लेम की, जो भी जरूरी है, ठीक है, वो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे और फिर उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इसमें कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं बोली गई है, बस एक जगह ये बात कहीं लिखनी थी किसी बुक में, इसलिए लिख दी है कि जो भी ऑफिसर पेमेंट करेगा उसको फुल और क्लियर पर्टिकुलर्स पता होने चाहिए क्लेम के बारे में, जिससे कि वो उसको बिल्कुल क्लियरली क्लासीफाई और आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत जनरल टर्म है, बस यहाँ पर एक रूल 18 बना के इसको लिख दिया गया है। कोई भी ऑफिसर जब पेमेंट करता है तो ऑब्वियसली वो पूरा इंफॉर्मेशन, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरा जो बाउचर्स है उनको चेक करके ही पेमेंट करता है वैसे भी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मनी विदड्रॉन। इफ अ CDDO means check drawing and disbursing officer receives information from the PAO that monies have been incorrectly withdrawn and that a certain sum should be recovered in respect of any bill passed, its recovery shall be effected without any delay and without regard to any correspondence undertaken। सपोज एक CDDO है, मीन्स चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है आर्मी में, ठीक है, लेट्स से लेफ्टिनेंट कर्नल है। उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से कि आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, और वो रूल का वायलेशन करके आपने पेमेंट किया है, आपको उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो वो CDDO क्या करेगा, मतलब चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको रिकवरी करेगा विदाउट एनी डिले। ठीक है, बिना किसी देरी के, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको रिकवर करेगा। और इसके लिए कोई भी करस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई एक पर्सन है, लेफ्टिनेंट कर्नल एक CDDO है, ठीक है, लेट्स से वो किसी एक PBOR को किसी क्लेम का पेमेंट कर देते हैं 1 लाख रुपीज़। PAO को ये बात पता चलती है और PAO चेक करते हैं, मतलब पे एंड अकाउंट्स ऑफिस चेक करता है और देखता है कि ये पेमेंट गलत हुआ है। तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है CDDO, उनसे बोलेंगे कि आपने पेमेंट गलत किया है, इसको रिकवर करना है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल क्या करेंगे, उसको विदाउट डिले रिकवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि उस इंडिविजुअल को पहले करस्पॉन्डेंस करेंगे कि आपके पास गलत पैसे चले गए हैं, उसको हम रिकवर करने वाले हैं। ओके, करस्पॉन्डेंस करने की नीड नहीं है, विदाउट डिले वो उसको रिकवर कर सकते हैं और करस्पॉन्डेंस करे बिना भी उसको रिकवर कर सकते हैं। उस इंडिविजुअल को कुछ लेटर लिखने की नीड नहीं है। ओके, इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट और इनकरेक्ट विड्रॉल मेड बाई PAO, its recovery shall be effected by PAO through departmental officer without delay and any correspondence undertaken। अगर सपोज CDDO, मतलब जो ट्रैक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर है, उसकी जगह पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर ने गलत पेमेंट कर दिया, फिर क्या होगा, तो उस केस में भी जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर है अपने ऑफिसर्स के थ्रू उसको विदाउट डिले रिकवर करेंगे जल्दी से जल्दी। और इस केस में भी कोई करस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसको गलत पेमेंट हो गया है उससे रिकवर कर लिया, अब उस पर्सन को लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हम आपकी रिकवरी करने जा रहे हैं तो आपके पास ये गलत पेमेंट हो गया था। ऐसा करस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं है, विदाउट डिले उसको रिकवर कर लेना है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स द हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स किसको बोल रहे हैं, जो हेड ऑफ ऑफिस है, shall maintain a cash book for recording all monetary transactions as per the format and procedure specified in subsidiary instructions। मतलब जो भी उनके जो ऑफिस, जैसे ये बात तो हो रही है पूरे गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, तो गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, तो सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस मतलब उनके डिपार्टमेंट पे जो भी इंस्ट्रक्शंस अप्लाई होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो कैश बुक मेंटेन करेंगे। ठीक है, कौन, हेड ऑफ द ऑफिस। नेक्स्ट, बार अगेंस्ट मनी विड्रॉन फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट।
A government officer shall not deposit monies withdrawn from government account under the Rule 14 in a bank account other than the maintained with the accredited bank unless specially permitted by the government. मीन्स जैसे रूल 14 में पेमेंट होता है. रूल 14 मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि सपोज किसी ने कोई क्लेम दिया और क्लेम के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ला के दिए, तो उसको पहले चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसका पेमेंट कर देंगे. ठीक है. अगर सपोज वो पेमेंट जो किया था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में वापस डालना है, मतलब रिकवरी कर ली, अब उसको वापस डालना है, तो किस अकाउंट में डालेंगे? तो उसको किसी और अकाउंट में नहीं डाल सकते, केवल उसी अकाउंट में डाल सकते हैं जो कि एक्रेडिटेड बैंक मेंटेन कर रहा है. मतलब जो उस ऑफिस का जो एक्रेडिटेड बैंक में अकाउंट है उसी अकाउंट में डालेंगे. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी पर्सन ने कोई पेमेंट किया किसी क्लेम का, ठीक है, 1.5 लाख रुपीज़, बाद में उसको रिकवर किया. अब रिकवर करने के बाद पैसे गवर्नमेंट को वापस देने पड़ेंगे. तो ऐसा नहीं है कि किसी भी अकाउंट में पहले ले लिया और फिर बाद में गवर्नमेंट अकाउंट में डाल दिया. पर्सनल अकाउंट में नहीं ले सकते, गवर्नमेंट के किसी और अकाउंट में नहीं ले सकते, केवल उसी अकाउंट में डालेंगे दैट इज मेंटेन्ड विद द एक्रेडिटेड बैंक. ठीक है. या फिर अनलेस स्पेशली परमिटेड बाय गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कुछ किसी और बैंक अकाउंट में डालना है. ठीक है. नॉर्मली किस अकाउंट में डालेंगे? मेंटेन्ड विद द एक्रेडिटेड बैंक. Next, overcharges. The responsibility for an overcharge shall rest primarily with the drawer of a bill, and it is only in the event of culpable negligence on the part of controlling officer or of the PAO that the question of recovery from either of them may be considered. Suppose लोग क्लेम करते हैं, मेडिकल क्लेम हो गया, लगेज क्लेम हो गया, ठीक है, और ये CEA हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं. तो अगर किसी ने गलत क्लेम किया है, ओके, ओवर चार्ज किया है, गलत क्लेम किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की है जिसने वो क्लेम किया है. ओके. सपोज कोई पर्सन है, अगर हम लोग अपने डिपार्टमेंट के केस में देखें, अगर किसी आर्मी पर्सन ने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम किया, लेट्स से, ठीक है, हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम किया और उसने फेक क्लेम कर दिया. फेक क्लेम अगर उसने कर दिया तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फेक क्लेम को करने की, वो उसी पर्सन की है जिसने क्लेम किया है. ओके. जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है और PAO है, मतलब जो ऑफिस है, ठीक है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस है, वो तभी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जबकि उस ऑफिस में बहुत बड़ी कोई नेग्लिजेंस हुई हो. लेट्स से किसी आर्मी पर्सन ने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम किया और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट लगा दिए, ठीक है, एक एक डॉक्यूमेंट ठीक है, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वैसा हॉस्टल है ही नहीं, उसने नकली डॉक्यूमेंट बना के दे दिए थे. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसी पर्सन की होगी जिसने वो क्लेम किया है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की नहीं होगी. पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंट्रोलिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी जबकि वो बहुत बड़ी कोई केयरलेसनेस करें, नेग्लिजेंस करें. लेट्स से उसने हॉस्टल सब्सिडी का क्लेम दिया, ओके, और हॉस्टल सब्सिडी के क्लेम में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, केवल एक दो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो दे दिए और बाकी जितने भी और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं लगाए, लेकिन तब भी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ने पेमेंट कर दिया. तो उस केस में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है. लेकिन मोस्टली केसेस में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी की होगी जिसने क्लेम किया है. ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड रिकवरीज. Audit objections and recoveries. Every government servant must attend promptly to all objections and orders communicated to him by Pay and Accounts Office, Internal Audit Officer, and Assistant Audit Officer and Senior Audit Officer. क्योंकि ये जो बुक है ये हम लोगों के डिपार्टमेंट के बारे में नहीं है, पूरे गवर्नमेंट के बारे में है. ओके. सो इसमें ये बोला गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, अगर उसे कोई भी ऑब्जेक्शन या ऑर्डर मिलता है, कहाँ से? पे एंड अकाउंट्स ऑफिस से, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर से, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर से या सीनियर ऑडिट ऑफिसर से, तो वो उस ऑब्जेक्शन को, ऑर्डर को बहुत ही प्रॉम्प्टली अटेंड करेगा. मतलब उसको देखेगा कि क्या लेटर आया है, क्या ऑब्जेक्शन आया है, उसको जल्दी से जल्दी एड्रेस करने की कोशिश करेगा. अब हम लोगों के केस में तो हम ही लोग इंटरनल ऑडिट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट सीनियर ऑडिट ऑफिसर हैं, ठीक है. लेकिन ये ऐसे ऑफिस की बात हो रही है जहाँ पर जो अलग ऑफिस हैं, ठीक है. सो आज ये बुक कंप्लीट हो गई, बस इसमें कुछ ही
रूल्स थे. सो सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट एंड पेमेंट रूल्स 2022 इस वीडियो में फिनिश हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.